तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां एक्चुअली किसी भी वस्तु को आवेशित करने के कई तरीके हो सकते हैं, पर उसमें जो मेन तरीके हैं जो हमारे काम हम जनरल लाइफ में लेते हैं वो है आपका फ्रिक्शन, दूसरा है आपका इंडक्शन, ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहेंगे प्रेरण, और फ्रिक्शन को हम कहेंगे घर्षण, ठीक है जी। तीसरा है कंडक्शन, कंडक्शन को बोलते हैं चालन। तो आप इसको थोड़ा समझिए होता क्या है। तीन तरीके हैं मुख्य रूप से, घर्षण होता है तो चीज चार्जिंग में आ जाती है, इंडक्शन होता है तो भी वस्तु का आवेशन हो सकता है, और अगर चालन होता है तो भी वस्तु का आवेशन हो सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट अपन पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग कैसे होगी। देखो इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको एकदम से समझ लो आप, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है जी। अब आप देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो कार्य फलन है, ये शब्द है कार्य फलन, इसको पहले समझेंगे हम। वर्क फंक्शन, जो इसका वर्क फंक्शन है। अब वर्क फंक्शन क्या होता है इसको समझो। कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इसकी सतह से बाहर लाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है, जो ऊर्जा आवश्यक है, किसी भी पदार्थ के, जनरली धातु के हम लिखते हैं, किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए, सतह से बाहर निकालने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसको बोलते हैं कार्यफलन। समझ गए आप। तो इस वस्तु का कार्यफलन जो होगा वो अलग होगा, और इस वस्तु का जो कार्यफलन होगा वो अलग होगा। वर्क फंक्शन, इसलिए W से डिनोट कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, इन दोनों को आपस में रब किया है, रगड़ा है। रगड़ने पर जब इन वस्तुओं को मैं रगड़ता हूं, जब इन दोनों वस्तुओं को मैं रगड़ता हूं तो देखो क्या होता है, यहां पर एनर्जी गेन होता है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है, और जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वह सतह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब सतह से बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन हवा में तो जाएगा नहीं, जो भी बॉडी नियर बाई होगी उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है जी। तो होगा क्या, जब मैं रब करूंगा तो वो वस्तु जिसका लो वर्क फंक्शन होगा, जिस वस्तु का कार्यफलन कम होगा, मान लीजिए इसका लो वर्क फंक्शन है, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और उस वस्तु में चला जाएगा जिसका हाई वर्क फंक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट। ऑब्वियसली जब आप इसे रब करेंगे
तो ऑब्जेक्ट अगर मैं इसे ए मानता हूं, इसे ऑब्जेक्ट बी मानता हूं, तो ए ऑब्जेक्ट जो है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके बी ऑब्जेक्ट में चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी। क्यों? उसका कार्यफलन कम था। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस ऑब्जेक्ट ने, जो बी ऑब्जेक्ट है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं अभी दोनों बॉडी जो थी उस पर कोई चार्ज मैंने नहीं दिखाया था, वो न्यूट्रल बॉडी थी। अब उसको रब किया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन हो गई, और वो गेन एनर्जी कार्यफलन से ज्यादा थी। कार्यफलन से ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकला, और बाहर निकल के बी ऑब्जेक्ट को चला गया। बी ऑब्जेक्ट को क्यों चला गया? क्योंकि उससे कोई इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, जाने की संभावना है, क्योंकि वहां हाई वर्क फंक्शन था, कार्यफलन का मान उच्च था, वहां पर इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन चला गया, दोनों वस्तु मेरी चार्ज्ड हो गई। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तु। अभी ये न्यूट्रल था, ये जो प्रोसीजर है इसी को हम चार्जिंग कहेंगे, इसी को हम आवेशन कहेंगे। और ये चार्जिंग किसकी वजह से हुआ है? फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि हमने दो वस्तुओं को रगड़ा है, वहां पर फ्रिक्शन था, घर्षण था, घर्षण के कारण एनर्जी मिली, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने गेन की, और एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ने गेन की तो कार्यफलन से ज्यादा एनर्जी गेन की, और कार्यफलन से ज्यादा एनर्जी उसने गेन की तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ गया तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, जो उदासीन ऑब्जेक्ट था, वो आवेशित हो गया, वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो गया। आया समझ में? एकदम बेसिक बात ये है, आप एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं। ये है मेन बात। तो जब आप घर्षण करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसमें चार्जिंग हो जाएगी, और वो किसके कारण होगी? कार्यफलन के कारण होगी। तो इस तरह से घर्षण के कारण वस्तु में आवेशन आ सकता है। तो ये फर्स्ट मेथड जो है ये हम पूरा कर चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे जब दो चीजों को आप रग करोगे तो किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा और किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखो, अगर मैं लेता हूं सिल्क कॉटन, या आप क्लॉथ भी लिख सकते हो, और इस पर मैं प्लास्टिक, अम्बेर, या मैं इबोनाइट रब करता हूं। फ्लानेल भी आप लिख सकते हो। फ्लानेल क्या होता है? स्मूथ वुलन क्लॉथ होता है। ठीक है जी। तो इस तरह के आप इबोनाइट का रोड ले सकते हो, इन सब के आप रोड ले सकते हो। हार्ड मैटर हो गया, इन सब पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप प्लास्टिक का कॉम्ब ले सकते हो, आप प्लास्टिक का कॉम्ब ले सकते हो। तो आपका जो ड्राई हेयर है, आपके ड्राई हेयर पर कॉम्ब होता है ना, कंघा, तो आपके ड्राई हेयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से सारे एग्जाम्पल हैं। इबोनाइट के साथ आप फ्लानेल ले सकते हो, सिल्क कॉटन ले सकते हो। तो ये जनरल ट्रेड आपको समझ में आया होगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है, जो सॉफ्ट हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो हार्ड हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन इसका एक नेगेटिव, मतलब एक उल्टा एग्जाम्पल है जो आपको स्पेशली अलग से याद रखना है, कि जो ग्लास स्टिक होता है, ग्लास स्टिक को अगर मैं स्मूथ क्लॉथ पे रब करता हूं, स्मूथ क्लॉथ पे रब कर लो, या कैट स्किन ले सकते हो, आप कैट स्किन ले सकते हो, यहां भी आप कैट स्किन ले सकते हो। कैट स्किन और इबोनाइट रोड हो गया, इस तरह से ले सकते हो। तो
तो ये एक अलग से उल्टा थोड़ा होता है जो आपको अलग से याद रखना है कि ग्लास रोड या ग्लास स्टिक पे नेगेटिव चार्ज आता है और बाकी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जनरली आप देखेंगे, बाकी एग्जाम्पल तो सेम ट्रेड शो कर रहे हैं कि जो स्मूथ पदार्थ थे, ये क्या होता है, स्मूथ वुलन क्लॉथ होता है। तो जो स्मूथ पदार्थ हैं वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहे थे, जो हार्ड पदार्थ थे उन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन ग्लास रोड के केस में एक केस थोड़ा सा उल्टा होता है। तो ये सारा हम पढ़ चुके हैं घर्षण, फ्रिक्शन वाला प्रभाव। तो देखो चार्जिंग का जो अगला मेथड है वो है इंडक्शन, प्रेरण। ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हम कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें क्या होता है। देखो प्रेरण का क्या सेंस होता है, पहले ये समझो। प्रेरण का मतलब होता है किसी नियर बाई ऑब्जेक्ट को देख करके वैसे ही लक्षण मेरे अंदर आना। जैसे अगर मेरा पड़ोसी पैसे वाला है तो मैं भी पैसे वाला बनने का प्रयास करूं। जैसे बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहाँ एक दूसरे में भागदौड़ ज़्यादा लगी रहती है, वही प्रेरण का सीन है। हालांकि आप इसको फिजिक्स के रोल में ही समझते हैं। देखो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज के पास में मैंने एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। ध्यान देना, मैंने एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। ये कंडक्टिंग भी हो सकती है और ये नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। इसका मतलब समझिए आप, ये चालक कुचालक दोनों हो सकती है। आगे देखिए, तो इसमें क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर की तरफ इसका नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। जब इसका सारा नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है तो यहां पर सारा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। एक तरफ नेगेटिव आ गया तो बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो नेगेटिव क्यों आया, इसके इंडक्शन की वजह से। अभी भी ये न्यूट्रल ही है। क्यों है न्यूट्रल? कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना का उतना पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज अभी इक्वल है। अब मैं क्या करूं, सेकंड वाले डायग्राम में एक चीज ध्यान रखना, ये जो इसको प्रेरण देने वाला, ठीक है, इंडक्शन देने वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो सोर्स है, ये ना तो आवेश लेगा और ना ये आवेश देगा। ये दोनों काम ही नहीं करेगा। ठीक है जी, जो इंड्यूस्ड है, जो इंडक्शन देने वाला जो है, ना तो ये इससे कोई चार्ज लेगा और ना इसको कोई चार्ज देगा। इसके अनुसार, इसके चार्ज के अमाउंट के अनुसार जब इसको नज़दीक लाया जाएगा तो इसी बॉडी के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, इस बॉडी पे एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं बोलूं इसको दूसरी लैंग्वेज में, तो यहां पर पोलराइजेशन हो गया, आवेश का ध्रुवीकरण हो गया। ठीक है जी, इंडक्शन की वजह से आवेश का ध्रुवीकरण हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब थोड़ी देर बाद इस ऑब्जेक्ट में जिसमें आवेश ध्रुवित हो चुका है, सेपरेट हो चुका है, ऑब्जेक्ट अभी भी हमें यहीं रखना है, इसकी मैं अर्थिंग कर दूं। अर्थिंग का क्या रोल होता है, वी अर्थ, अर्थ का विभव 0 होता है। तो अर्थ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जोड़ दोगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, वी ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कौन? विभव। जब दो वस्तुओं को आप आपस में जोड़ते हो, विभव आगे पढ़ेंगे हम, आप ये ध्यान रखना, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और इनको जब आप आपस में जोड़ते हो तो ये एक दूसरे को आवेश, चार्ज सप्लाई करते हैं, और ये चार्ज जब तक सप्लाई करते रहेंगे
जब तक इन दोनों का विभव एक नहीं हो जाए, कॉमन नहीं हो जाए, इन दोनों का विभव समान नहीं हो जाए। आगे पढ़ेंगे। फिर इसमें रेडियस का इफेक्ट भी आएगा कि रेडियस के कारण किस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग विभव कैसे होगा, उसके रेडियस के अकॉर्डिंग वो आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे। अब देखो, अब इसकी वजह से क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज सारा उधर चला गया और ये नेगेटिव चार्ज इस इंडक्शन बॉडी की वजह से बना रहेगा, इस बॉडी की वजह से ये नेगेटिव इधर बना रहेगा। ठीक है जी। अब मैं इसको अलग कर लेता हूं। अगर मैं जब इसको अलग करूंगा इस इंडक्शन बॉडी से, तो अब इस पे ये नेगेटिव चार्ज पूरे पे वितरित हो जाएगा और मेरे को ऐसे मिल गई नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एक ध्यान रखना कि अगर सोर्स जो है पॉजिटिव है, स्रोत अगर मेरा पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट मेरा कैसा होगा? इंडक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा उसका चार्ज क्या होगा? स्रोत मेरा पॉजिटिव था तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, और अगर सोर्स मेरा नेगेटिव होगा तो जो मेरा चार्ज है बॉडी का वो पॉजिटिव होगा। एक बात तो ये ध्यान रखना है, इस ये चार्ज ना लेगा ना देगा। दूसरी बात, जो फ्रंट इंडक्शन चार्ज है, स्रोत के सामने जो चार्ज है वो ऑपोजिट चार्ज होगा, विपरीत आवेशित होगी। वो जिस बॉडी से आप स्रोत से जिससे इंडक्शन करवा रहे हो उसका विपरीत आवेश उसके सामने आएगा। ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस अपनाने के बाद अगर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो मैं स्रोत नेगेटिव लूंगा। देखो इधर, स्रोत नेगेटिव लेने पर ऑब्जेक्ट मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और अगर स्रोत में पॉजिटिव लेता हूं तो ऑब्जेक्ट मुझे नेगेटिव मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी। ये सेकंड मेथड था चार्जिंग के लिए। तीसरा मेथड जो है वो देखते हैं। उससे पहले इसकी 2-3 चीजें हैं वो ध्यान में रखना। पहली बात तो साहब, इसमें चार्ज ना लेगा ना देगा, सामने आएगा अपोजिट चार्ज। तीसरी चीज कि ये पार्टिकल्स पे काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। जो छोटे पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल एटम जैसे हो गया, जैसे मॉलिक्यूल हो गया, तो ऐसे छोटे पार्टिकल पे काम नहीं करता है इंडक्शन। इंडक्शन को आप अप्लाई नहीं कर सकते पार्टिकल लेवल पर, ये ऑब्जेक्ट लेवल पर प्रभाव लग सकता है। अगर मैं कहूं तो बड़ी बॉडी अगर है तो वहां पर ये लगेगा, लेकिन अगर पार्टिकल का लेवल है, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, वहां पर हम इंडक्शन नहीं करेंगे कभी भी। तो ये सारा इंडक्शन था, ये समझ में आ गया होगा। आप इसकी जो भाषा है वो बुक से पढ़ लो थोड़ी, और नोट्स में लिख लेना जगह छोड़ छोड़ के। अगला देखिए क्या होता है, कंडक्शन किसे कहते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज जो होता है ये हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, अभी केवल इतना ही याद रखो, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। निम्न विभव की ओर जाता है। और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। ये समझो, अब आप ध्यान से समझेंगे। एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है जी। अब मान लीजिए इस पे चार्ज 0 है,
ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है। ठीक है, मैं इन दोनों को जोड़ूंगा किसी वायर के थ्रू, तो इस चार्ज पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो उधर सप्लाई होगा। आया समझ में? और दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कब तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाए। विभव हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अभी बस इतना ही समझो। जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता तब तक इसका आवेश इस पे प्रभावित होता रहेगा। और जब मैंने इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में ए ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर दूं और बी ऑब्जेक्ट को मैं अलग कर दूं, तो ये दोनों चार्ज्ड होंगी, दोनों आवेशित होंगी। इसका जितना विभव है, इसका दोनों का विभव बराबर हो गया। दोनों के विभव और इनके आकार, आवेश, आकार और धारिता, आकार से धारिता आ जाएगी, धारिता के अनुसार इन पे आवेश होगा। आ गया समझ में? बैन बात क्या ध्यान रखनी है, इस पर चार्ज कितना है। चार्ज ऑफ चार्जिंग बॉडी या किसी कंडक्शन करने के लिए, प्रेरण चालन करने के लिए जो बॉडी है उसका आवेश कोई मायने नहीं रखता, चार्ज कोई सेंस नहीं रखता, ये ध्यान रखना। ये जब इधर ट्रांसफर होगा, इसमें कितना आवेश है उससे कोई मतलब नहीं है, विभव से मतलब है, ये आप ध्यान रखें। तो जब पॉजिटिव चार्ज है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएगा। एक बात आप ध्यान रखना कि जो अर्थ होती है, जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थिंग करते हैं और उस ऑब्जेक्ट चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव हो, उस ऑब्जेक्ट के विभव को मैं 0 बता देता हूँ, क्योंकि V अर्थ जो है इसका पोटेंशियल 0 हम लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये अनंत धारिता का गोला है, अनंत धारिता का गोला है। इसको कितना ही आवेश दे दो या फिर इससे कितना ही आवेश ले लो, जैसी आपकी व्यवस्था है। तो ये आपको समझ में आया कंडक्शन। पिछले लेक्चर में हमने देखे आवेशन की विधियां, अब आवेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्जिंग। तो प्रॉब्लम चार्जिंग से रिलेटेड पहली जो प्रॉब्लम आती है वो इंडक्शन में आती है। ठीक है जी, फ्रिक्शन में मेनली नहीं आती। फ्रिक्शन में वो एग्जांपल है, आप याद रखो। तो जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है, प्रेरित आवेश, उसकी मात्रा होती है Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू Q सोर्स 1 - 1/εr। ठीक है जी, ये आपका प्रेरित आवेश होता है। अब जो एप्सिलॉन आर है ये 0 कब होगा, एप्सिलॉन आर नॉन जीरो कब होगा, और एप्सिलॉन आर 1 कब होगा, ये सारा हम बताते हैं। देखो जब एप्सिलॉन आर 1 होगा, ध्यान देना, 1 होगा तो 1:1, 1 - 1 0, तो Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू आएगा 0। ठीक है जी, और अगर एप्सिलॉन आर 0 होगा तो Q इंड्यूस्ड इक्वल होगा Q सोर्स के। भाई ये इन्फिनिटी
इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, एप्सिलॉन आर अगर 0 है तो इन्फिनिटी 1 आ गया और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है जी। एप्सिलॉन आर अगर 0 नहीं है, कोई भी डेटा है, तो जो क्यू इंड्यूस्ड है इसकी वैल्यू क्यू सोर्स से कम आएगी। आगे समझ में? इसका मतलब मैं क्या देख पा रहा हूं कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? सॉरी, जब एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी कब होता है? ये मेटल के केस में होता है। ठीक है जी। अगर वैक्यूम हो, निर्वात, तो हम लेंगे एप्सिलॉन आर का मान 1, वहां पर इंड्यूस चार्ज आपका 0 हो जाएगा। एक्चुअली 0 इस तरह से गलत हुआ क्योंकि 1 पे ही 0 हो गया, उससे छोटे पे तो मतलब ही नहीं है। 1 पे ही 0 हो गया इंडक्शन चार्ज, तो उससे छोटे का तो मतलब ही नहीं है। तो मतलब ये वेरी कहाँ से कर रहा है? 1 से लेकर के एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यू है और एप्सिलॉन आर यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया है। ठीक है। जब 1 है तो Q इंड्यूस्ड का मान 0 है। ठीक है जी। जब कुछ है तो Q इंड्यूस्ड कुछ चार्ज है लेकिन Q सोर्स से कम है। आया समझ? और जब इन्फिनिटी हो गया, जो इन्फिनिटी हो गया मेटल के केस में, तो Q इंड्यूस्ड जो है ये सोर्स के इक्वल हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि यहां पर Q इंड्यूस्ड अलग होगा, यहां पर Q सोर्स हो जाएगा और यहां पर Q 0 हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि साहब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो पहली प्रॉब्लम तो ऐसी थी, इससे रिलेटेड होती है, आपको वैल्यू देके भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो आप। तो देखो अगला जो है ये है प्लेट वाली प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन। प्लेट वाली प्रॉब्लम जो इंडक्शन से रिलेटेड आती है उनको कैसे करते हैं? इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखो कैसे कैसे होता है। एक तो होता है 2 प्लेट सिस्टम, एक होता है मल्टीपल प्लेट सिस्टम। देखो किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद तो इंडक्शन का जो सेकंड प्रॉब्लम है वो प्लेट वाली प्रॉब्लम आती है। तो देखो किस तरह से होता है। इन्होंने कहा कि आपके पास एक प्लेट है, और उसके सम्मुख पैरेलल दूसरी प्लेट है। आपने इसको Q चार्ज दे रखा है, इसको 2Q चार्ज दे रखा है। ठीक है जी। अब ये पूछता है कि ये जो सरफेस इधर वाली है और ये जो सरफेस इधर वाली है, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2। ये जो सरफेस है 3, इसको नाम मैंने दिया 3, और ये जो सरफेस है Q, इसको नाम मैंने दिया 4। ठीक है जी। ये कहता है कि मुझे Q1 बताओ टोटल, Q2 टोटल बताओ, Q3 टोटल बताओ और Q4 टोटल बताओ, कितना आएगा। ये है इंडक्शन की प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे आएगा? 2 प्लेट सिस्टम का क्वेश्चन कैसे आएगा? तो सबसे पहले जो आपने चार्ज दिया गया है इसको दोनों तरफ बांट दो, आधा आधा। अगर 2Q चार्ज दिया है तो Q तो इधर आ गया और Q इधर आ गया। इस तरह से यहाँ पर
Q/2 इधर आ गया और Q/2 इधर आ गया। यहां तक मैंने रियल चार्ज लिखे हैं, ऊपर ऊपर जो मैंने लिखे हैं रियल चार्ज लिखे हैं। अब नीचे मैं लिखूंगा इंडक्शन चार्ज कि प्रेरण के कारण से कितना आएगा वो। तो अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश है, कुछ ही नहीं बोलता तो प्लस क्यू, प्लस मानना है, तो इसके कारण इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आएगा। ठीक है जी। और अगर यहां पर Q/2 प्लस आवेश है तो इसके कारण यहां पर माइनस Q/2 आवेश आएगा। आया समझ में? दो सम्मुख पैरेलल फ्रंट प्लेट, फ्रंट सरफेस पर प्रेरित होता है सामने वाली पे। तो Q1 कितना आ गया? Q1 इस वाली सतह पर, सीधी सी बात है Q/2, कोई झंझट नहीं है। Q2 सतह पर, 2 सतह पर आवेश कितना है? -Q प्लस Q/2। अगर जोड़ देता हूं तो आंसर आ गया -Q/2। ठीक है जी। अगर इस परत की मैं बात करूं तो इस पर आवेश है Q प्लस -Q/2, Q प्लस -Q/2। तो जो आंसर आ गया वो आ गया Q/2। ठीक है जी। Q4, ये 4 प्लेट है, इस पर कितना आवेश आएगा साहब? इस पर Q ही आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से Q1 प्लेट पे चार्ज आ गया, Q2 प्लेट पे चार्ज आ गया, Q3 प्लेट पे चार्ज आ गया और Q4 प्लेट पे चार्ज आ गया। इस तरह से निकालते हैं। अब अगर मेरे पास मल्टीपल प्लेट है, ऐसी बहुत सारी प्लेट दी हैं और उन पर अलग अलग आवेश दिया, जैसे इस पे +2 आवेश, इस पे +3 आवेश, इस पे +4 आवेश, इस पे +5 आवेश और इस पे -6 आवेश। एक माइनस और कर लो, इस पे -3 आवेश। अब सतह आ गई आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है जी। अब आपको बताना है Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q3 कितना है, Q4 कितना है। इस तरह से देखो, फिर भी अपन ने गलती कर दी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 प्लेट हो गई, 10 सरफेस हो गई। इन पे आवेश बताओ साहब। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप, आप टोटल चार्ज ऐड कर लो। टोटल चार्ज देखो, 7 में से 3 गए, 4 बचे, मतलब +2 +4 +5 प्लस -3 और -6। ठीक है जी। पहले आप टोटल चार्ज निकाल लो। प्लस वालों को अलग जोड़ दिया और माइनस वालों को अलग जोड़ दिया, तो ये हो गए 11 - 9 और चार्ज आ गया मेरे पास टोटल चार्ज 11 में से आप 9 निकालेंगे तो 2 बच गया। ठीक है जी। अब जो 2 चार्ज आया है इसको आप नहीं है, इस पे आ गया +1 और लास्ट वाली है, इस पे भी कितना आ गया +1, बराबर बांट दिया। अब इस पे देखो टोटल चार्ज कितना है, +2 है। अब इसका टोटल निकाल लो, +1 +1 +2 हो गया। अब इस +1 की वजह से यहां पर आएगा -1। अब इस पे टोटल कितना चाहिए, -3।
तो -1 आ चुका, -2 और हो गया, तो टोटल -3 हो गया। अगर यहां -2 है तो यहां प्लस का 2, यहां टोटल कितना चाहिए +4, तो +2 और कर दो। इस +2 की वजह से यहां पर -2, टोटल कितना चाहिए प्लस का 5, तो प्लस का 5 चाहिए, तो देखो क्या होगा, प्लस का 5 चाहिए तो मैं कर दूं प्लस का 7, तो टोटल हो गया प्लस का 5। लास्ट वाली सतह पर देखिए माइनस का 7, अब देख लो लास्ट वाला सही आ गया अपने आप, माइनस का 6। तो इस तरह से आप अलग अलग सरफेस पर प्लेट वाली प्रॉब्लम का आंसर निकाल सकते हो। अगली जो प्रॉब्लम आएगी वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की आएगी, और भी प्रॉब्लम आएंगी, वो मैं आपको अगले लेक्चर में करवाता हूं, ठीक है, ये आप अच्छे से कर लेना।